नमस्कार, आप देख रहे हैं सच में धड़क और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो जयपुर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा एक अहम बैठक लेंगे। प्रभारी और पीसीसी चीफ विधानसभा समन्वयकों की बैठक लेंगे। बैठक में विधानसभा वार पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों का फीडबैक लिया जाएगा। तो कल यह अहम बैठक होने वाली है। प्रभारी और पीसीसी चीफ विधानसभा समन्वयकों की अहम बैठक लेंगे। संगठन से जुड़े मुद्दों का फीडबैक इस अहम बैठक में लिया जाएगा। अब खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर रहे और ओम बिरला ने पर्व पर आगमगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंच करके मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारा साहिब में स्पीकर बिरला को सरूपा भेंट कर सम्मान किया गया और इस मौके पर बिरला ने संगत के बीच बैठ कर के लंगर भी खाया। अब खबर दौसा के महवा से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जयपुर से महावीर जी जाते समय धौला कुआं खोरा में भव्य स्वागत किया गया और यह स्वागत जन सुनवाई केंद्र पर आयोजित किया गया, जहां पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा के जन सुनवाई केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ में उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर पार्टी के जमीनी कार्यों की जानकारी ली और सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। तो दिया कुमारी का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यकर्ताओं से संवाद कर दिया कुमारी ने जानकारी भी ली कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से क्या कुछ कार्य हो रहा है। बजनाल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में पक्षकार राजस्थान सरकार बनेगी और राजस्थान सरकार अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार राजस्थान सरकार बनेगी। राज्य की बजनाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में राजस्थान सरकार पक्षकार बनेगी। तो राज्य की बजनाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बजनाल सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में राजस्थान सरकार पक्षकार बनेगी और राज्य की बजनाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। तो देखिए, अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार राजस्थान सरकार बनेगी। ये बड़ा फैसला बजनाल सरकार की ओर से लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ में एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, ये बड़ा फैसला बजनाल सरकार की ओर से लिया गया है कि राजस्थान सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम में पक्षकार बनेगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए कि वक्फ बिल 2025 को जो हाल ही में संशोधित हुआ है, संशोधन बिल को 2025 को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं, खासतौर से अगर बात की जाए तो एआईएम के जो चीफ है, अगर ओवैसी के साथ ही जो कांग्रेस के कई नेता है, साथ ही देश भर के अलग अलग जो मुस्लिम तंजीमें हैं, यानी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, चाहे वो जमाते इस्लामी हो या अलग अलग संस्थाएं जो हैं, उन सभी ने चुनौती दी है इस फैसले को और इसको गलत बताते हुए कि इसकी कई धाराएं जो हैं तो मुसलमानों की वक्फ की हुई जमीनों को वापस छीनने का अधिकार देती है सरकार को, उसका विरोध किया। तो उन याचिकाओं में अब एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने ये लिया है कि अब राजस्थान सरकार भी उसमें पक्षकार बनेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है राजस्थान सरकार की ओर से जो एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। फिलहाल इस प्रार्थना पत्र, देखिए, क्योंकि इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है, ऐसे में इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र जो डबल एजी हैं सुप्रीम कोर्ट में शिवमंगल शर्मा, उनके जरिए ये पेश किया और कहा गया है कि वो इस मामले में राजस्थान सरकार को भी जो है पक्षकार बनाया जाए और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। देखिए, कई चीजें हैं, क्योंकि राजस्थान में भी वक्फ की जमीन है, तो इस आधार पे राजस्थान सरकार ने भी ये कह सकते हैं कि उसमें अधिनियम में जो एक प्रमुख सुधार, जो अलग अलग सुधार है, उनको सूचीबद्ध करने से पहले जो 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस और आपत्ति दर्ज करने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है, इन सही तमाम बिंदुओं को लेकर राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है, इसलिए वो इसमें पक्षकार बनना चाहती है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बजनाल सरकार का ये बड़ा फैसला, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में राजस्थान सरकार पक्षकार बनेगी।
मेड़ता का ऐतिहासिक प्रदेश स्तरीय बलदेव राम पशु मेला अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के तहत दूर दराज के राज्यों से आने वाले व्यापारियों और पशुधन के लिए माकूल इंतजाम करने से परेशान व्यापारियों ने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि मेले में ना ही पशुओं के लिए छाये की व्यवस्था है और ना ही चारे पानी की व्यवस्था है, जिसके कारण पशु कई दिनों तक धूप में रहने से घायल हो रहे हैं और यहाँ तक कि मेला परिसर में लगाए गए टेंट में सरकारी कर्मचारी अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं और जबकि व्यापारी लोग चिलचिलाती धूप में बैठे रहने को मजबूर हैं। और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मेला परिसर में व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, तो व्यापारियों के मुख से निराशा भरे शब्द सुनने को मिले। सभी मोल लेना पड़ रहा। चारा कितने रुपए तक का चारा लेते हैं? चारा हमको 10 रुपए किला का मिल रहा है, 8 रुपए किला का मिल रहा है, सब भाजा ये मिल रहा है। और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी 900 रुपए 1000 रुपए टैंकर मिल रही। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, पूरे घाम में ढोर भी पूरे घाम में बल रहे और पानी सभी मोल लेना पड़ रहा। चारा कितने रुपए तक का चारा लेते हैं? चारा हमको 10 रुपए किला। तो बड़ा है, अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, खासकर व्यापारियों के लिए। यहाँ पे जानवरों को पिलाने के लिए पानी है, लेकिन वो भी मतलब सही नहीं है। मतलब जानवर उसमें कूद के तो पी नहीं सकता है, वो भी मेहनत करना पड़ता है व्यापारी लोग को, तो उसका मैनेजमेंट भी सही नहीं है। और इंसानों के लिए पीने के लिए तो पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, ये नल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और टैंकर आता है, कब आता है और कब जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। दूसरा, जानवरों को खड़े रखने के लिए जो छाँव होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ धूप है, कोई एक बार की तो धूप नहीं है, सालों से हमेशा से धूप रही है। कोटा में चंबल के किनारे बसे कई इलाकों में भीषण गर्मी में पानी को लेकर के त्राही मची हुई है और शहर के भीतरी इलाके कोटिड़ी में लोग पानी की एक एक बूंद को लेकर के तरस रहे हैं और पीने के पानी की परेशानियों को लेकर के लोग सड़कों पर उतर कर के आंदोलन भी कर रहे हैं। और इस दौरान प्रदर्शनकारी ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर ताला लगाने तक की धमकी दे दी है। तो पानी की किल्लत को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, परेशानियों को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे। 4 इंच की लाइन डली हुई है, इसमें 4 इंच में कनेक्शन इतना सारे हैं, तो पानी रो रो का आता है। 3 बजे तक रात में जगे रहेंगे, जब थोड़ा थोड़ा आधी टंकियाँ भरेगी, फिर सो जाएंगे, फिर सवेरे 5 बजे उठो तो वही नल का वही समय से पानी आने का काम ही नहीं है। रात मतलब सोने का टाइम मिल ही नहीं रहा, केवल पानी में लगे रहो बस। अब ये कम से कम 6 इंच की लाइन डले तो पानी लाइन तो भरी रहे ना। अब वो लाइन में इतने 4 इंच की लाइन है, उसमें क्या पानी भरा रहेगा? या आगे से परेशानी ये इसके लाइन चेंज हो। ये समस्या तो पूरा पिछले साल गर्मी में भी यही हाल था और फिर ये गर्मी आई, वापस यही गर्मी आई। 3 इंच 4 इंच की लाइन डली। समस्या तो हमारे 5-6 साल हो चुके हैं। मैंने कल्पना देवी का लेटर भी दे चुका हूँ और समस्या ये हमारे पानी की हल नहीं हो पा रही। कारण जो हमारी ये मस्जिद वाली पुरानी लाइन है, तिलक नगर से पूरी लाइन पूरी गल चुकी है, ना हमारे परिषद कोई नहीं छोड़ रहा है इस बात के लिए। और ये हमारे अगर ये आज हमारी पूरी कार्रवाई नहीं हुई, मैं वहाँ धरना प्रदर्शन दूंगा और जल विभाग के मैं ताला लगा के बताऊंगा और एक भी जितने भी अधिकारी उनको ना बैठने दूंगा। ये मेरे आश्वासन माने। आज जो हमारे पूरे रमजानों में हमारे हनुमानगढ़ के चक 12 एसटीबी खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई और कृषि भूमि में लगी आग ने थोड़ी देर में विकराल रूप धारण कर लिया और 6 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल थोड़ी देर में जलकर के राख हो गई। आग लगने पर पहले आसपास के किसानों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फिर 2 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो 6 बीघा में गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर के राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या कुछ कारण रहे आग लगने के। तो खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई है। 6 बीघा में गेहूं की फसल आग लगने की वजह से जलकर के पूरी तरीके से राख हो गई है और आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से आग लगी। और देखिए, आग लगने से 6 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जो है वो जल करके राख हो गई। किसानों का भारी नुकसान इससे हुआ है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक दंपत्ति की मौत हो गई है और मृतक दंपत्ति गोवर्धन की परिक्रमा देकर वापस अपने गांव को लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर सेवर थाना पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करा करके
शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो ये दंपत्ति गोवर्धन की परिक्रमा देकर के वापस अपने घर को लौट रहे थे। राधेश्याम डाबोर जी परिक्रमा दे के आ रहे थे मेरी जीजी के साथ में गोवर्धन से। तो चौकीपुरा के पास में किसी अज्ञात वाहन ने इनमें पीछे से टक्कर मार दी। तो ये पुलिया के नीचे दोनों गिरे मिले और वहीं एक्सपायर हो गए। ठीक, कहाँ? चौकीपुरा ऊंचे नगला से आगे। प्रदूषित शहरों में शामिल पाली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पाली पर लगे प्रदूषण के कलंक के दाग को धोने के लिए कपड़ा उद्यमों एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाली पर लगे इस दाग को धोने के लिए अब कमर कस ली है और दिन प्रतिदिन पाली में जल प्रदूषण का स्तर कम होते होते पूरी तरह खत्म होने की स्थिति में अब आ गया है और जिससे किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कपड़ा नगरी पाली, जहां रंगाई छपाई का कार्य सालों पहले घरों से शुरू हुआ और पावर प्रोसेस तक पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर कपड़ा इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी लगातार प्रदूषण का सबक बनता गया, जिसके चलते एनजीटी का भी सख्त रुख देखने को मिला। जिसके बाद पाली के कपड़ा उद्यमियों एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पाली को जल प्रदूषण मुक्त करने के लिए बीड़ा उठाया है। केमिकल युक्त पानी को साफ करने के लिए कॉमन एम्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 3 का ट्रायल शुरू हो गया है। इस प्लांट में कपड़ा इकाइयों से निकला केमिकल युक्त हजारों लीटर पानी को 50% तक ट्रीट किया जा सकेगा। दरअसल CETP प्लांट पानी को ट्रीट करने के लिए एक केंद्रीकृत सुविधा है, जो कई उद्योगों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए डिजाइन की गई है। 3 नंबर प्लांट अभी ट्रायल रन पे चल रहा है और विद इन मंथ इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया डेवलपमेंट हो जाएंगे और इसकी कैपेसिटी 12 mld की है। इससे जो एफुलेंट आ रहा है उसकी क्वालिटी और अच्छी सुधर जाएगी और जो आगे अगर 3 नंबर से हम 6 नंबर में प्लांट पानी देंगे और कुछ पानी 4 नंबर में देंगे ताकि वो नॉर्म्स में चले। डिस्चार्ज तो 12 mld है, 3 नंबर से कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। 3 नंबर से पानी 6 नंबर को दिया जाएगा और कुछ पानी 3 नंबर से 4 नंबर को दिया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट संख्या 3 में ट्रीट हुए पानी को पहले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट को भेजा जाएगा, जहां पहले से ही 50% तक ट्रीट हो चुके पानी को शुद्ध कर पूरी तरह से केमिकल मुक्त कर दिया जाएगा। इससे पहले ZLD प्लांट को प्रदूषित पानी को ट्रीट करने के साथ ही इसमें से स्लस को भी अलग करना पड़ता था, जबकि 3 नंबर प्लांट के शुरू हो जाने से ZLD प्लांट को पहले से ही प्रदूषित पानी 50% ट्रीट हुआ मिलेगा, जिससे इस प्लांट पर लोड कम आएगा और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। हमारे पास इंडस्ट्रियल का जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो उसका वाटर होता है, वो हमारे पास सभी आता है। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास टैंकरों के द्वारा पानी आता है, जो हमारे ड्रा वाटर टैंक में आता है। उसके बाद हम उसका pH मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद हम अपने मोटर से उसको पानी को उठाकर फ्लैश मिक्सर में लेके जाते हैं, जहाँ पर हमारा PAC और पोली का हम डोजिंग करते हैं उसके कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा पानी जाता है बाय ग्रेविटी प्राइमरी टैंक में, जहाँ से उसकी कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के द्वारा वो उसकी सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हमारा क्लियर वाटर होगा वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद हमारा पानी बाय ग्रेविटी आता है हमारे इक्वलाइजेशन टैंक में, जहाँ पर उसमें एयर चलती रहती है, जिसके उससे एयर से मतलब हमारा जो pH ऊपर नीचे होता है या कम ज़्यादा होता है वो मेंटेन हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लाइक COD BOD ये सब हमारा इक्वल उसी में हो जाएगा। उसके बाद हमारा पानी जाता है डेफ में, जो डिजोल्व एयर फ्लोटेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हमारा PAC और पोली का डोजिंग हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सलज पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जो क्लियर वाटर होता है वो हमारा नीचे आ जाता है और उसकी जो चैनल वो चल रहा है वो सलज अलग कर देगा और पानी हमारा अलग चला जाएगा एडिएसेंट टैंक में। एडिएसेंट टैंक में हम अपना DO मेंटेन करते हैं, MLSS मेंटेन करते हैं, जो उसमें हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको मीन्स जो हमारे पानी की सफाई को काम करते हैं। उसके बाद हमारा पानी जाता है सेकेंडरी क्लेरिफायर में, जहाँ पर क्या होता है कि हम उसको भरने के द्वारा जो उसके लाउंडर बने हुए हैं, उसके लाउंडर से वो पानी बाहर आने लगता है, जो उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जाते हैं वो रास पंप के थ्रू द्वारा हमारे दोबारा एडिएसेंट टैंक में आ जाते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ का पानी है वो CTP नंबर 4 में जाके एकत्रित होगा,
वहाँ से पानी इसमें जिसको अपन पीटीपी बोल रहे हैं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसका प्राथमिक उपचार होगा। प्राथमिक उपचार से मतलब है इसके जो पैरामीटर्स है COD और BOD, उसमें यहाँ पे कुछ स्तर तक कमी लाई जाएगी। फिर उस उपचारित पानी को पुनः 4 नंबर CTP पे लेके जाएगा और जो अपन ने इनको कंसेंट के अंदर जो निर्धारित मापदंड दिए हैं पानी को नदी में छोड़ने से संबंधित जो भी है, उसको ये अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकले पानी से पर्यावरण को बचाने के लिए NGT की सख्त के कारण ट्रीटमेंट प्लांट से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कपड़ा इकाइयां अब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी, जिससे पाली के व्यवसाय के साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। सच पे धड़क के लिए पाली से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।